ठीक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 14 सितंबर 2022 और आज जो है आपका आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम था। प्रथम पाली की एग्जाम समाप्त हो चुकी है फर्स्ट शिफ्ट का, और फर्स्ट शिफ्ट के जीके जीएस के एनालिसिस जो है इसका वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। और ये है मैथ का एनालिसिस। यहाँ पे आपको जो है जो एक्चुअल प्रश्न, रियल प्रश्न जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे मैथ और रीजनिंग के सेक्शन से, वो प्रश्नों को लेकर आ गए हैं। तो चलिए दोस्तों देख लीजिए आज का वेटेज अगर पूछेंगे तो सबसे ज़्यादा जो है आपका एसआई सीए का 2 प्रश्न रहा है, एसआई का एक भी नहीं रहा, दोनों सीआई का ही रहा है। और जो टॉपिक रहा है एचसीएफ रहा है, एलसीएम रहा है, ट्रिगो रहा है, अलजेब्रा रहा है, टाइम एंड वर्क नल से रहा है। उसके बाद आज जो है रेल गाड़ी वाला प्रश्न को स्किप किया गया है, गोला से रहा है, इक्वेशन से रहा है। इसके बाद जो लेवल रहा है मॉडरेट प्रकार का रहा है, कोई जो है हार्ड क्वेश्चन नहीं आया था। तो देख लीजिए किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। एक प्रश्न था कि 2 सेंटीमीटर व्यास वाले तार की लंबाई 7 मीटर है तो तार का आयतन क्या होगा। अब तार किस प्रकार की होती है, तार को अगर आप गौर से देखें, जरूरी है कि बेलन खाली पैप ही होगा, तार भी तो पैप के आकार का ही है ना, भले पतला है। तो ये बेलन के सूत्र हम लगाते हैं तार में, ठीक है। तो यहाँ पे रेडियस आपका दे दिया है 2 सेंटीमीटर और आपका हाइट कितना दे दिया है 700 सेंटीमीटर दे दिया है, क्योंकि ये 7 मीटर है। यहीं पे थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट किया था, और बच्चे कुछ 14 करके आ जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपको बेलन का आयतन क्या होता है पहले उससे वाकिफ हो जाइए। बेलन का आयतन होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर 2 बार, यानी 2 पाई आर स्क्वायर। यही दोनों सर्किल का जो है क्षेत्रफल ऐड हो जाता है तो संपूर्ण पृष्ठ हो जाता है। ये तो हो गई सूत्र की बात। अब यहाँ पे आयतन निकालना है मुझे, तो 22/7 कर लेंगे, पाई आर स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 गुने 1, क्योंकि ये व्यास है 2 सेंटीमीटर और व्यास रेडियस बराबर क्या होता है 2, रेडियस बराबर क्या होता है व्यास बाई 2, है ना। तो 1 निकल जाएगा और यहाँ मैं 700 करूँगा, है ना, तो एच लिखूंगा, 700 सेंटीमीटर में करना है मुझे। तो ये आपका हो जाएगा 100, तो यानी 2200 मीटर जो है आपका 2200 सेंटीमीटर, माफ कीजिएगा, आपका जो है निकल जाएगा आयतन। अगर मीटर में दिया होगा घन मीटर में तो आपका 2.2 हो जाएगा। तो जैसा ऑप्शन रहेगा वैसा आंसर हो जाएगा, बशर्ते यहाँ पे जो है मीटर को आपको सीएम में चेंज करना था या फिर इस सीएम को मीटर में चेंज करना था। दोनों में से कोई एक जाति का तो करना पड़ेगा ना, तभी आपके सवाल बनते हैं, ठीक है। एक प्रश्न यहाँ पे आया था कि ए किसी कार्य को 20 दिनों में करता है, बी उसी कार्य को 30 दिनों में करता है। बोल रहा था कि ए ने 5 दिनों तक कार्य किया तथा कार्य को छोड़ दिया, उसके बाद बी कार्य में अंतिम समय तक बना रहा, तो बी ने कुल कितने दिन तक कार्य किया कार्य पूरा होने तक। इस सवाल को जब भी आप बनाएं तो सबसे पहले दोनों का एलसीएम ले लें, तो 20 और 30 का एलसीएम हो जाएगा 60। अब मैं 60 को काम मान लिया, टोटल काम मेरा 60 है, ओके। टोटल काम मेरा कितना है 60 है। तो ए की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 60/20, मतलब एक दिन में ए जो है 3 काम करेंगे। बी की इफिशियंसी कितने हो जाएंगे 2, क्योंकि 60/30 तो 2 निकलेगा, तो एक दिन में बी जो है 2 काम करेगा। अब ए आपका कितना दिन काम कर लिया है 5 दिन काम कर लिया है, तो ए के द्वारा कितना काम हो गया 15 दिन, है ना, 15 काम हो गया। शेष काम कितना बचा 45 काम बचा, है ना, 45 काम बचा शेष। और बोल रहा है कि 5 दिन के बाद तो दोनों साथ में काम कर रहे थे ना, ए और बी दोनों भी काम कर रहे थे, तो 5 दिन में ये कितना काम किया होगा 10 काम किया होगा। तो 5 दिन जब तक ए रहा तो टोटल काम कितना 25 हो गया होगा, और टोटल काम हमारा कितना है 60 काम है ना, 60 काम टोटल हमने माना है। और 5 दिन तक जब तक ए साथ में काम करता रहा बी के, तो ए की अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से 5 के 15 काम किए होंगे, बी अपने एफिशिएंसी के हिसाब से 10 काम किए होंगे। तो टोटल काम 5 दिनों के अंतराल में जो है आपका तक जो है 25 काम हो गया रहेगा। टोटल काम हमने 60 माना है, तो शेष काम 60 में से 25 गया तो 35 काम बच गया, है ना। अब ये 35 काम कौन बंदा रुक गया है, बी रुक गया है अंतिम समय तक, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो 17.5 दिन और लगेगा बी को, है ना, 17.5 दिन 35 काम करने में, क्योंकि एक दिन में 2 काम कर रहा है ना। तो 17.5 दिन अब 5 दिन, तो बी जो है 22.5 दिन तक काम में लगा रहा, है ना। बहुत अच्छा आंसर है, बहुत अच्छा हिसाब भी है ना। 22.5 दिन तक बी जो है काम में लगा रहा। अगर इस प्रकार से आप नहीं कर पाते हैं तो फिर और मैं सिखाऊं। जैसे ए का दिया है यहाँ पे 20 दिन, बी का दिया है 30 दिन, दोनों का एलसीएम हमने कहा ले लीजिए, उसी को काम मानिए 60 दिन। ए की इफिशियंसी निकलेगी 3, बी की इफिशियंसी निकलेगी 2। मैंने कहा काम x दिन में समाप्त हुआ, तो 5 दिन तक तो ये रहा आपका कौन, ये ए रहा 5 दिन तक, 5 तिया 15,
और 2 की इफिशियंसी से ये x दिन तक काम करता रहा और काम हमारा हो गया 60, है ना। 60 काम करना है ना भाई, 60 काम माने हैं ना हम। तो ये तो 15 दिन काम करके पतली गली से निकल लिया, 5 दिन काम करके। बी लास्ट तक लगा रहा है ना। अब मुझे पता नहीं कि बी कितने दिन तक लगा रहा, लेकिन एफिशिएंसी पता है कि 2 है, तो 2 से उस दिन को गुना कर देंगे तो उतना ही काम ना बी करेगा। तो 15 दिन घटा लेंगे तो 45, अब 45 बटा 2, तो बी जो एक्स जो है 22.5 निकल गया, जो बी का काम है, बी का जो है दिन की संख्या है। ठीक है, चलते हैं आगे। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि 1200 और 2100 का महत्तम समावर्तक क्या होगा। अब महत्तम समावर्तक लघुत्तम समावर्तक अगर पूछा गया होता तो 21 या 63 8400 हो जाता, लेकिन यहाँ पे महत्तम पूछा गया था, तो इसमें क्या मिनिमम जो है इंक्लूड है। तो मैं देख रहा हूँ कि 100 तो इंक्लूड है ही, है ना। उसके बाद ये बचेगा 12, ये बचेगा 21, 3 चौका के 12, 3 सत्ते के 21, 4 और 7 अभाज्य संख्या में आ गया, मतलब 3 और निकालना पड़ेगा। तो हमारा 300 जो हो जाएगा महत्तम हो जाएगा, है ना। ये मैंने कैसे किया 300 महत्तम, है ना। 300 मैंने कैसे किया महत्तम, मुझे दिख रहा है कि दोनों में 100 कॉमन है। महत्तम क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों में इंक्लूड हो, है ना। तो 100 मैंने बाहर निकाल लिया, तो इसमें से कितना बचा 12, इसमें से कितना बचा 21। अब इन दोनों में क्या है कॉमन, तो एकमात्र 3 ही है कॉमन। अगर मैं दोनों से 3 खींच लूँ तो इधर 4 बचेगा, इधर 7 बचेगा। 4 और 7 अभाज्य संख्या है, जब तक अभाज्य संख्या में नहीं तब तक आप खींचते रहेंगे महत्तम निकालने के लिए। ठीक है, 100 गुने 3, 300 जो है हमारा महत्तम हो जाएगा। लघुत्तम जो हो जाएगा, बड़ा वाले संख्या का पहाड़ा पढ़ना हम स्टार्ट कर देते हैं। तो 21 दूना के 4200, 1200 से करता है क्या, नहीं करता है। 6300 नहीं करता है, 8400 कट जाता है, तो 8400 लघुत्तम हो जाएगा। आई होप दोनों तरीके आप सीख लिए होंगे। एक प्रश्न आपको और पूछा जाता है कि एलसीएम एचसीएफ दिया गया है और आपको जो है एक संख्या भी दिया है तो दूसरी संख्या, तो एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर गुने सेकेंड नंबर, यही होता है ना। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि किसी द्विघात समीकरण का एक मूल 3 है तथा दूसरा मूल 1/3 है, तो द्विघात समीकरण क्या होगा। अब दोस्तों आपको पहले द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म याद होना चाहिए। ax² प्लस माइनस bx प्लस माइनस c इक्वल टू 0, ये है आपका द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब इसी फॉर्म के अनुसार मुझे सजाना है। आप जानते हैं द्विघात समीकरण में मूलों का योग क्या होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा। मान लीजिए अल्फा है आपका 3 और बीटा है 1/3, 2 ही मूल निकलते हैं। दोनों मूल का जो मैं बात कर रहा हूँ रिलेट करके नाम दे दिया मैंने अल्फा बीटा। तो मूलों का योग क्या होता है, माइनस b/a। अब माइनस b/a अगर हम करें माइनस b/a करें तो कितना मान आना चाहिए मुझे, 3 + 1/3 आना चाहिए। मतलब आपका 10/3 आना चाहिए, है ना। 3 3 10/3 माइनस b/a का मान 10/3 आना चाहिए। तो b/a का मान कितना आना चाहिए, माइनस से दोनों साइड गुना कर देंगे तो माइनस 10/3 आना चाहिए। अब मुझे 1 किलो तो मिल गया है कि b/a का मान माइनस 10/3 आना चाहिए। ठीक है, फिर मैं मूलों का गुणनफल निकाल लेता हूं। अब अभी इतना जल्दी नहीं रख देना है कि भाई 3 मैं यहाँ रख दूंगा ए के पीछे में, ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना है आपको। 3 जो है ए के पीछे में बिल्कुल ही नहीं रखना है। ठीक है, अभी तक ये संतुष्ट नहीं हुआ है ना। 3 जो अगर मैं ए के पीछे में रख दूं और बी के जगह पे माइनस 10 रख दूं तो मूलों का गुणनफल तो 1 आ रहा है। तो 1/3 कैसे हो जाएगा भाई, क्योंकि c/a होता है ना मूलों का गुणनफल, इसीलिए हड़बड़ी नहीं करना है। तो अल्फा बीटा का मान आपका कितना आ रहा है, 3 गुने 1/3 जो मूलों का गुणनफल होता है तो 1 आ रहा है। और मूलों का गुणनफल वाला क्या होता है, c/1 का वैल्यू आपका 1 आ रहा है। अब एक चीज डिफिनिट हुआ कि जो कांस्टेंट टर्म है वो 1 होगा। ठीक है, तो हमने ax² प्लस माइनस bx प्लस माइनस c। अब हमारा c का मान आ गया है 1, वो भी प्लस के, तो प्लस 1 आएंगे बराबर 0 होता है, ये कर लीजिएगा। तो प्लस c का तो झंझट हट गया। अब b का मान कितना आएगा, चूंकि c/a का मान 1 है, मतलब 1/1 है, तो a का मतलब x² के पीछे में a के जगह पे 1 ही आएगा, तो x² खाली आएगा, इसके पीछे में कुछ नहीं आएगा। और ये माइनस 10/3 है, तो आपका जो है यहाँ पे 10/3x आएगा प्लस के। ठीक है, प्लस के आएगा तभी माइनस 10/3 करेंगे, माइनस b/a, तो माइनस 10/3 हो जाएगा मूलों का योग। ठीक है, तो आपका समीकरण क्या निकल गया, x² प्लस 10/3x प्लस 1 बराबर 0। यही समीकरण का 2 मूल है आपका, एक तो 3 आएगा और 1/3 आएगा, 2 मूल हो जाएगा। तभी आपका मूलों का गुणनफल मैच कर गया। c/a बराबर कितना होना चाहिए, मूलों का गुणनफल कितना होना चाहिए, 3 गुने 1/3 मतलब 1 होना चाहिए। अब c/1 करके देखिए, 1/1 करके देखिए, x² के पीछे में कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 आया, तो गुणनफल संतुष्ट हुआ। अब मूलों का योग आना चाहिए 10/3, तो माइनस b/a होता है ना। तो माइनस b/a होता है और आपका आया है 10/3, तो माइनस b/a करेंगे तो माइनस 10/3
है ना, और एक के पीछे में कुछ है तो यहाँ पे माइनस होगा, माफ कीजिएगा, यहाँ पे माइनस होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 10x/3 + 1 जो है आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि मूलों का योग प्लस 10/3 आ रहा है, तो जब यहाँ माइनस होगा तब ना माइनस इंटू माइनस 10/3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10/3। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था, और दोस्तों इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ जो साइन थीटा टेन थीटा का जो बड़ा वैल्यू निकालना होता है, और कुछ बच्चे कमेंट किए हैं कि मुझे अच्छे से समझ में नहीं आया, मैं फिर से बता दूंगा, ठीक है। SI का भी अच्छे से जिक्र कर लेंगे फिर से। यदि ब्याज की वार्षिक दर 30% हो, 2 वर्षों में 21 का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। मैंने 2 ईयर के लिए बता रहा हूँ, सब दिन बताता हूँ। 2r होता है, आप r को इसी फॉर्म में डाल देंगे तो 60 हो जाएगा, और 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900 हो जाएगा। मुझे यहाँ पे 3 अंक बिल्कुल ही नहीं चाहिए, एक अंक को शिफ्ट कर लेंगे तो 69% आप निकाल देंगे 2100 रुपये का। तो आपका जो है 2 साल का 30% के दर से चक्रवृद्धि ब्याज पता हो जाएगी। तो 21 गुने हम सीधे 69 कर लें, क्योंकि 69 2100 का 69% तो 100 से दोनों जीरो तो कट जाएगा। 21 गुने 69 कहने का मतलब है पहले 2 से गुना कर लेते तो 70 दूना 140, 2 घटेगा 138 और एगो जीरो डाल देंगे, और फिर 1 से गुना करेंगे तो 69, 9 हो जाएगा, 9 8 6 14 के 4 हाथ में 1 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, 1449 रुपये इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। 69% आपको निकालना होगा। कैसे निकाला, 2r में r का वैल्यू कितना, 30 दूनी के 60 हो गए, और 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900। मैंने कहा यहाँ पे मुझे 3 अंक नहीं चाहिए, एक अंक शिफ्ट करो, तो 60 और 9 69 हो जाएगा, आगे 0 0 मतलब 69% आपको निकालना पड़ेगा मूलधन का। 2 वर्ष का खेला खत्म। 3 वर्ष के लिए जब भी बोले 3r² r³ में डालिए, और जो निकले आपका उतना परसेंट मूलधन का निकालिए। मैंने फ्रिक्शन वाला बता दिया था, जैसे मान लीजिए कि 33.1/3% आपका दर दे दिया है, और 2 वर्ष का आपका जो है CI पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले इस परसेंटेज को हटाने का काम कीजिए। तो 100/3 गुने 100 हो जाएगा, इसको मैं इतना ही लिख सकता हूँ, 100 से 100 कट गया, 1/3 मैंने कहा फ्रैक्शन में जब आ जाए तो आपको नीचे वाले का स्क्वायर करना है, 3 3 की 9, उससे अगला अंक क्या आता है, 3 के बाद 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, निचला घटा देंगे तो 7/9 अगर आप मूलधन का निकाल देंगे तो 100/3% के दर से 2 वर्ष का CI निकल जाएगा। अब इससे ज़्यादा क्या समझाऊँ, चलते हैं आगे। अगला इससे ज़्यादा पूछेगा भी नहीं, ये छोटे छोटे एग्जाम, ये सब CGL की लेवल की जो है ना दिमाग और ट्रिक है ना। एक प्रश्न है यहाँ पे कि एक नल किसी टंकी को 15 मिनट में भर सकती है, दूसरी नल भरी हुई टंकी को 20 मिनट में खाली कर सकती है। हम स्प्रिंट है तो दोनों नलों को खोल दिया जाए तो कितने देर में काम पूरा होगा, मतलब टंकी भर जाएगा। एक पॉजिटिव काम कर रहा है जो 15 मिनट में कर दे रहा है, एक निगेटिव काम कर रहा है जो 20 मिनट में कर रहा है ना। तो 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा, 60 हो जाएगा, है ना। जो भरने का काम है उसकी इफिशियंसी 4 है, जो खाली करने का है उसका 3 है। तो 1 घंटे में कितना काम होगा, 3 घटा दीजिए, 1 काम होगा, तो 60 घंटे में 60 काम होगा। तो यहाँ पे 60 घंटा, चूंकि मिनट है तो 60 मिनट आंसर होगा, घंटा में होता तो घंटा होता, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे भैया, 60 पूरा काम हो गया, क्योंकि 20 जो है खाली करने वाला है और 15 भरने वाला है। 15 20 का एलसीएम 60, मैंने कहा एफिशिएंसी मतलब जितना दिन लगता है उससे भाग दे दीजिए। तो 60 में 15 तो 4 आ गया 1 का, और 20 में भाग दीजिए तो 3, तो 3 तो है खाली करने वाला भाई, और 4 है भरने वाला, तो प्लस का 1 काम होगा 1 घंटे में। तो 60 काम कितने में होंगे, 60 घंटे में। फिर मैं घंटा बोल रहा हूँ, मिनट में दिया गया है तो मिनट में आपको आंसर देना है 60 मिनट में, ठीक है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था आपका कि पूर्ण विभाजित किससे होता है, कोई संख्या 4 को दिया गया होगा और ये सब दिया गया था, तो सिंपल से इसका एलसीएम लेना है आपको। अब एलसीएम कैसे लेते हैं ये भी आपको जो है मेंट करता है, देख रहे हैं हम सब में 10 10 कॉमन है, आप पहले 10 हटा लिए, अब बचा 18 22 32, 18 22 और 32 बच गया है, 2 नंबर के 18 11 16, 2 इसमें और जोड़ दें, गुना कर दें, ठीक है। फिर 2 से कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। अब किसी से कटेगा, अब हमको नहीं लग रहा है किसी से कटेगा। तो जो भी आपका एलसीएम आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में मिल जाएगा आपको, क्योंकि यहाँ पे शेष वाली बात नहीं कर रहे थे, इससे डायरेक्ट कर रहा था किससे विभाजित होगा, तो एलसीएम खाली निकालना था और कुछ नहीं था, ठीक है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि 14 सेंटीमीटर व्यास वाली गोले का आयतन कितना होगा। भैया 2r बराबर 14 है, तो r बराबर कितने हो जाएंगे 7, और गोला का आयतन क्या होता है 4/3 गुने पाई गुने r³, इसी में नहीं रख देंगे। तो इससे मैं सब दिन आपको गोला, शंकु, अर्धगोला, बेलन, इन सब का पूछे चाहे नहीं पूछे प्रॉपर्टी जरूर देता हूँ, ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं। तो यहाँ पे 4/3 गुने 22/7 कर लेंगे, और गुने 7 को 3 बार गुना कर देंगे, क्योंकि क्यू होता है, एक साथ से एक साथ उड़ गया, और 3 से उड़ेगा क्या, नहीं उड़ेगा। तो 7 7 49 गुने 88, 49 गुने 88/3 जो है आपका आंसर हो जाएगा। आप लोग मुझे कैलकुलेशन और काट के बताइएगा कि इसका आंसर कितना आया, ठीक है। आपके भरोसे एक क्वेश्चन तो जरूर छोड़ूंगा, तभी तो पता चले कि आप पढ़ते भी हो कि नहीं। एक प्रश्न यहाँ पे आया था माध्यिका से, सब दिन माध्यिका बहुलक पूछता है, आपको बहुलक वाला वो सूत्र को नहीं भूलना है कि एक दिन नहीं पूछा तो छोड़ देंगे। 3 माध्यिका
-2 माध्य होता है, ठीक है। बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य, ठीक है। तो ये याद ही रखना। आंकड़ा वाला में माध्यिका पूछा, मैंने कहा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा दीजिए, तो ये पहले से ही सजी मिली है मुझे, ये आरोही क्रम में पहले से ही सजा है। और 5 को संख्या है तो 2 इधर छोड़ दिए, 2 इधर, तो 6 आपका माध्यिका हो जाएगा। अगर 6 गो होता तो 2 इधर छोड़ते, 2 इधर, बीच में जो 2 बचता ना, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते थे, तो आपको जो माध्यिका हो जाता। माध्य निकालना है, सभी को जोड़ दीजिए। 8 8 16, 6 6 22, 6 28 2 30, 30/5 मतलब 6 हो जाएगा माध्य, ठीक है। 6 माध्यिका भी निकला इसका, क्योंकि ये बीच वाला है आरोही क्रम में सजाने के बाद। और बहुलक जो हो जाएगा आपका, हो जाएगा बहुलक, इसमें आप फाइंड ही नहीं कर सकते, क्योंकि 2 बार 8 है और 2 बार 6 है। तो पहले माध्य माध्यिका निकालना है, तब बहुलक निकालना पड़ेगा। अगर आंकड़ा ही दे दिया गया है तो, ठीक है। तो अब बहुलक कैसे निकालेंगे, इसका बहुलक निकालेंगे, सीधे सीधे नहीं निकाल सकते। तो बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य, तो 36 का 18 में से 12, तो बहुलक भी 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। अभी मैंने जो सूत्र बताया उसका यूज आप इसमें भी कर सकते हैं। मान लीजिए इसमें आप बहुलक तो फाइंड नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि 2 बार 8 है, 2 बार 6 है, तो आप किसको ले भाई, 8 को ले कि 6 को ले, मुझे पता नहीं, क्योंकि दोनों बार दो बार ही रिपीट हुआ है। अगर कोई 3 बार होता तो बहुलक हम सीधे सीधे कर लेते हैं, लेकिन जब माध्य और माध्यिका मैं निकाल ले सकता हूँ, तो उस सूत्र से मैं बहुलक भी निकाल सकता हूँ। किस सूत्र से? बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य। तो 3 माध्यिका, माध्यिका भी 6 निकला है, तो 3 × 6 18 और -6 × 2 12, तो 6 बहुलक भी हो जाएगा। तो इस आंकड़ा के लिए 6 माध्य है, 6 माध्यिका है और 6 बहुलक है। आई होप आप समझ गए होंगे। कल भी पूछा गया था तो ऐसे ही आंकड़ा दिया था कि 10 माध्यिका, 10 बहुलक और 10 माध्य हुआ करता था। चलते हैं आगे। तो एग्जाम में ऐसे ही देता है, ठीक है। एक प्रश्न आपको ट्रिगो से पूछा गया है, और जो बच्चे, कोई लड़की कमेंट की है कि मुझे समझ में नहीं आया सर, तो यहाँ पे मैं अच्छे से फिर से समझा रहा हूँ, आप समझ लीजिए, ठीक है। थोड़ा अच्छे से स्किप मतलब रुका के देख लीजिए, जो चीज़ समझ में नहीं आए, ठीक। मैं थोड़ा फास्ट पढ़ाता हूँ, ये मैं भी जानता हूँ, बहुत सारे कमेंट भी आता है, लेकिन क्या करूँ, कितना भी रोकता हूँ, ये रुकता ही नहीं है फ्लो, है ना। इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिल रहे हैं 2 दिनों से, ठीक है, कि साइन और कॉस का जो है आपको अपोजिट कोण दे देते हैं और आपसे उसका मान जो है पूछा जाता है। मैंने आपको कहा कि साइन 90 ± थीटा आपका हो जाता है कॉस थीटा, इसी का वाइस वर्सा कॉस 90 ± थीटा आपका हो जाता है साइन थीटा, ठीक है। तो आपको इसमें पहले रख देना, पहले तो मैं ये सवाल बना दूं, फिर मैं इसकी विस्तृत चर्चा कर दूंगा, ठीक है, जिनको समझ में नहीं आता, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, साइन 19 को आप cos 71 भी लिख सकते हैं। कैसे? साइन 90 - 71 लिख लें तो क्या लिखे हम, 19 ना लिखे हैं जी। 90 में से 71 गया तो कितना, 19 ना लिखे हैं, लेकिन टर्म बढ़ा दिए हम, 19 - 71 90 - 71 लिखे, क्योंकि मुझे 90 वाला सूत्र पता है इसके लिए। तो 90 में से जब 71 गया तो साइन 90 - थीटा, अब जरूरी है थीटा हमेशा थीटा ही नहीं होता है, थीटा की जगह पे कुछ भी हो सकता है, 71 72 5 राम श्याम कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पे साइन 71 मतलब साइन 90 - थीटा, थीटा की जगह पे 71 है तो कॉस 71 होगा, साइन 90 - थीटा कॉस थीटा, साइन 90 - थीटा कॉस थीटा, साइन 90 + थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पर साइन 90 - 71 तो क्या हो जाएगा, कॉस 71। अब कॉस 71 नीचे भी है तो कट जाएगा, दोनों में से किसी को भी चेंज कर लीजिए, नीचे वाला भी चेंज करेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा, साइन 19 हो जाएगा, ठीक है। अब ऊपर वाला cos 73 है, अब मैं cos 73 को चेंज करना चाहता हूं, ठीक है। तो cos 90 - 17 लिख सकते हैं। 90 में से 17 गया तो 73 ना बचेगा, यही चीज लिख रहे हैं भैया। और 90 में से 17 गया तो cos 90 - थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन 17 ऊपर में लिख लेंगे तो ये भी कट जाएगा, तो 1 + 1 हो गया, कट के एक आएगा तो 2 आंसर हो जाएगा। अब 2 तो हो गया आपका आंसर, कहाँ गया, ऑप्शन नंबर डी। अब मैं इसको बताना क्या चाहता हूँ कि जब आपको थीटा का लंबा मान पूछ दिया जाता है ना, जब लंबा मान पूछा जाता है ना थीटा का, कि भैया साइन मान लीजिए कि आपको जो है 200 मान लीजिए 10 डिग्री का मान पूछ दिया कुछ इस प्रकार का, ठीक है। साइन 210 डिग्री का मान बताइए, तो आप क्या करेंगे, आपको तो 0 से लेकर 90 तक ना याद है, वो भी याद है कि नहीं पता नहीं। मैं आपको याद कराने का ट्रिक बताया था कि भैया आप साइन को याद कीजिए, आपको सब याद हो जाएगा, 0 का, 30 का, 45 का, 60 का, 90 का। मैंने कहा साइन थीटा में 0 से 90 की तरफ जाएंगे तो मान जो है इंक्रीज होता है, तो 0 का 0 होता है, 30 का आपका हो जाता है 1/2, 45 का हो जाता है 1/√2 और 60 का हो जाता है √3/2, 90 का हो जाता है 1। मैंने ये कहा था कॉस को याद करना है तो इसका उल्टा बैठा दो, 0 के जगह पे 1 बैठा दो, 30 के जगह पे √3/2 बैठा दो, 45 के जगह पे वही आएगा क्योंकि दोनों तरफ से पढ़े तो 3 नंबर पे आता है, 60 के जगह पे 1/2 और 90 के जगह पे 0, तो कॉस का हो गया। और जब साइन और कॉस का आप जान जाएंगे तो टैन का निकाल लेंगे, क्योंकि साइन बट्टा कॉस होता है टैन, है ना। और जब टैन का जानिए तो कॉट का निकाल लेंगे, इसको उल्टा होता है कॉट। और जब साइन का जानिए तो कॉसेक का निकाल सकते हैं, क्योंकि साइन का 1/sin होता है कॉसेक। और जब कॉस का जान लिए तो सेक का निकाल सकते हैं, क्योंकि 1/cos होता है सेक।
तो ये तो मैंने पूरा त्रिकोणमिति का फंक्शन बता दिया। बहरहाल मुझे यहाँ पे साइन 210 डिग्री का मान निकालना है, जो मैं सिखाना चाहता हूँ। ये एग्जाम में आते जरूर होंगे लेकिन बच्चे बनाते नहीं होंगे, क्योंकि अधिकांश बच्चे इसे देख के ही घबरा जाते हैं और इसे छोड़ के आते हैं, और जो हिसाब एग्जाम में आदमी छोड़ के आता है ना, उसको याद भी नहीं रखता है। मैं अपनी आप बीती बता रहा हूँ, ठीक है। तो साइन 210 डिग्री के बनाने के लिए सबसे पहले तो अभी मैंने साइन 90 प्लस माइनस थीटा बताया, तो क्या बताया, कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस प्लस माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो इसी प्रकार से याद रखना है आपको, साइन 90 का कोई भी विषम गुणज, जैसे लिख रहा हूं ऐसे एक बार जरूर देखना, विषम गुणज कोई भी 90 का प्लस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, ठीक है। अब साइन जो है आपका 210 लेना है, तो 90 के गुणज के पास चलिए, 9 दूना 18, 180 पहुंच गए, और प्लस में 30 के लिख लूं तो 180 और प्लस 30 210 ही लिखा हूं भाई, और कुछ नहीं लिखा हूं। लेकिन ये साइन 90 का कैसा गुणज है, सम गुणज है। मैंने यहाँ क्या लिखा, विषम गुणज। जब विषम गुणज होगा तब ये फंक्शन स्टार्ट होगा थीटा का, कि साइन कॉस में बदल जाएगा, कॉस साइन में बदल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो 90 का 2 बार गुणज है ना जी, सम गुणज है ना, तो फंक्शन स्टार्ट नहीं होगा। इसे आप साइन 30 डिग्री ही लिख ले हूबहू, ठीक है। लेकिन 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 घबराइए नहीं, सीधे साइन 30 डिग्री लिखने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप साइन 210 डिग्री को लिखने चले थे। अब देखिए क्वाड्रेंट के तरफ की 210 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो 0 से 90 तो इसमें आता है, ठीक है। 90 से 180 इसमें आता है, 180 से 270 इसमें आता है, 270 से 360 चतुर्थ क्वाड्रेंट में आता है। ये है फर्स्ट, ये है सेकेंड, ऐसे ही चलता है, ये है थर्ड और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। 360 डिग्री हो गए, ऐसे ही होता है ना जी, यहाँ से यहाँ तक 90, फिर 180, 270, 360, ठीक है। तो पहले वाले में सभी थीटा पॉजिटिव होते हैं, ऑल। दूसरे वाले में साइन, ऑल साइन, और साइन का उल्टा जो होता है कॉसेक वो पॉजिटिव हो जाएगा, ऑल साइन। तीसरे वाले में टैन होता है और टैन का उल्टा कॉट पॉजिटिव हो जाता है, और लास्ट में होता है कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, ठीक है। ऑल साइन टैन कॉस आपको याद रखना है। तो ये 210 डिग्री का मान आप निकालने चले थे, किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो तृतीय क्वाड्रेंट में आएगा। 180 से अधिक और 360 से कम है ना, तो थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉटे पॉजिटिव होता है खाली, तो साइन का मान क्या होगा, निगेटिव। तो माइनस के साइन 30 डिग्री हो जाएंगे आपका आंसर, और साइन 30 का मान आप जानते हैं 1/2, तो माइनस 1/2 जो है आप लिख सकते हैं साइन 210 डिग्री को। आई होप आप समझ गए होंगे। एक बार और मैं बता दूं थोड़ा सा, मुझे लगता है कि आपको एकदम सिखा देना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, मान लीजिए अब कॉस वाला लिखता हूँ, ठीक है। कॉस मान लीजिए 210 डिग्री लीजिए कॉस, ठीक है। 210 क्यों लिख लेता है, लिख लिया, एक बार विषम गुणज भी होना चाहिए ना, तो कॉस 9 × 70 270 और 300 लिख लीजिए, कॉस 300 डिग्री का ले लीजिए, ठीक है। तो कॉस 300 डिग्री का मैं लिख लिया, तो कॉस है ना 270 लिख सकता हूँ और प्लस 30 लिख सकता हूँ, ठीक है। क्वाड्रेंट पे ध्यान जरूर देना, को कॉस 270 300 किस क्वाड्रेंट में पढ़ेंगे, तो चतुर्थ क्वाड्रेंट में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ 217 तक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कहा कि 90 का ये कैसा गुणज है, 3 गुणज है, 90 को 3 बार गुना करें 270 होगा ना, विषम गुणज है, विषम गुणज होगा तो फंक्शन स्टार्ट होगा। तो इस चीज को मैं लिख सकता हूँ साइन 30 डिग्री, लेकिन पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, ये आएगा क्वाड्रेंट के हिसाब से। तो साइन 30 तो मैंने लिख ही लिया। अब किसका लिखने चले थे आप, कॉस 300 का। कॉस 300 कहाँ होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें साइन और साइन का उल्टा ऑल साइन टैन, और टैन का उल्टा कॉस पॉजिटिव होता है, इसमें हो जाता है कॉस पॉजिटिव हो जाता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। तो सीधे सीधे साइन 30 का मान जो होता है ना 1/2, वही आंसर होगा आपका कॉस 300 डिग्री का। अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था दोस्तों आपका कि यहाँ पे गुणनखंड को हल करना था डायरेक्ट, x² 10x 21। मैंने कहा था कि इन दोनों का गुना कीजिए, a और c को, कितना होगा 21, और इसके पछवाड़ा में कुछ नहीं तो 1 है, तो 21 होना चाहिए। और इन दोनों को जो है गुना करके ऐसे संख्या में तोड़िए कि दोनों को गुना करके 21 भी हो जाए और जोड़ने के बाद 10 भी हो जाए, -10। तो अब देख लीजिए कैसे टूटेगा, मैं करता हूं तो समझ में आ जाएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं, है ना। तो 7 तिहाई के 21 कर लेंगे तो नहीं हो जाएगा जी, x² -7x, अब -3x कर लेंगे तो, है ना, तो -7x -3x, तो -10x आपका पूरा हो गया। अब -7 को -3 को गुना किया तो +21 हो गया जी, तो टूट गया, अच्छा टूटा है, ठीक है। तो x -7 आपका आ गया, माइनस फिर से कॉमन लेंगे, आपका 3 कॉमन लेंगे, तो x -7 आपका आ गया। -3 और -7 को गुना कीजिए तो +21 नहीं हो गया, तो हमारा समीकरण एकदम सही परफेक्ट है। अब जो है आपका x का 2 वैल्यू आ गया, कौन कौन सा, एगो तो x बराबर x -3 बराबर 0 तो x बराबर 3 हो जाएगा, और एगो x -7 बराबर 0 तो x बराबर 7 हो जाएगा। तो ये दोनों मान आपका जो है संतुष्ट करेगा,
एक तो 3 होगा, एक 7 होगा। आई होप दोस्तों आपको मजा आया होगा तो लाइक कर लीजिएगा। साथ ही साथ कुछ टॉपिक जो छूट गया उसकी जिक्र कर दूं। गोला तो पूछ ही देगा, गोला देख लिया आपने। गोला का जो है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ध्यान रखिए। अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यू होता है, ध्यान रखिए। बेलन का बता दिया था, शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसके बाद शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल होता है, जहाँ एल क्या होता है, तिरछी ऊंचाई होता है। तिरछी ऊंचाई कैसे निकालता है, ये 90 का होता है, ये एच होता है, ये आर होता है, ये तिरछी ऊंचाई है। तो पाइथागोरस के प्रमेय से एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, यहाँ से आप तिरछी ऊंचाई निकाल सकते हैं। इसके बाद और क्या छूट गया आज जो नहीं पूछा गया, समचतुर्भुज। ये किसी को अभी किसी दिन नहीं भूलना है इसको। समचतुर्भुज में जो है कल डायरेक्ट पूछ दिया गया था, ये विकर्ण जो एक दूसरे को 90 पे काटता है, विकर्ण बिंदु जहां मिलती है वहां से आधा आधा में बढ़ जाते हैं, सभी भुजा बराबर होते हैं। क्षेत्रफल आपका जो है 1/2 गुने पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण होता है, ठीक है। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। मिलते हैं दोस्तों दूसरे वीडियो के साथ।